हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी समझने से पहले, इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अच्छे तरीके से समझना होगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, अगर आप इंजीनियरिंग या फिर फिज़िक्स को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो तो ये याद रखना कि ये कभी ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला। इन योर बीटेक, in your masters, mtech, in your statistic, बी स्टैट, ठीक है। इन सब के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, जैसे कि रेलवेज, एसएससी, एसएससी जेई, ठीक है, यूपीएससी एक्सेट्रा, इन सारे एग्जामिनेशन में भी ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी आता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपके फ्यूचर के लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर इसको नहीं करवाते हैं, छोड़ देते हैं कि छोटा सा चैप्टर है, क्या करना है। लेकिन आप अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखो तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, चैप्टर्स हो जाते हैं। ओके, सो इसमें जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी हमें जानना है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको पहले आप मुझे बता सकते हो कि एक्सपेरिमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन अगर एक्सपेरिमेंट का बोला जाए तो हम लोग कह सकते हैं एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई एक ऑपरेशन करते हैं और उसका कुछ आउटकम आता है तो हम उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। मैंने कुछ काम किया, उसका कुछ आउटकम आया, दैट आउटकम शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब मैं उसे डिफाइन कर सकूं क्या आउटपुट आया। इज इट ओके? जैसे कि मान लो हमारे पास एसिड है और इसमें हम लोग लिटमस पेपर डालेंगे, ये अपना कलर चेंज करेगा, है ना। इसमें तुम्हारा, मैंने आप लोगों को बताया था दैट दिस इज़ द फॉर्मूला ट्रिक टू रिमेंबर बार, ठीक है। ब्लू लिटमस को अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट किया हमने जिसका जो आउटकम है वो डिफाइंड है, इट इज़ डिफाइनेबल, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि चांस के ऊपर डिपेंड है कि ऐसा होगा नहीं होगा, ये 100% ऐसा ही होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम 100% आना ही आना है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल एक्सपेरिमेंट। और अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम जो है वो डिफाइंड तो है बट प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर मैं कॉन्वेंशनल डेफिनेशन बोलूँ तो वो यह है कि इफ इन ईच ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट conducted under identical condition the outcome is not unique, this is very important term, the outcome is not unique but maybe any of the several possible outcome, ठीक है। then such experiment is called your random experiment. let us give an example, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इन बातों को, ठीक है। जैसे कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ऐसा भी कुछ कॉइन होता है जिसमें अगर आप हेड टेल के लिए टॉस करो तो बार बार हेड आता है, तो हेड वाला साइड अगर हैवी होगा तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा तो टेल हमेशा आएगा, और अगर टेल वाला साइड ज़्यादा हैवी होगा तो अगर उसको आप थ्रो करोगे तो टेल नीचे चला जाएगा। तो ऐसे कॉइन को बायस्ड कॉइन कहते हैं जिसमें आपका चिटिंग वगैरह किया जा सके। तो फेयर कॉइन वो है जिसमें चिटिंग ना कर सकते, एकदम फेयर है। तो जैसे सपोज करो एक कॉइन है,
ठीक है, जिसका एक साइड हेड है हम लोग कहते हैं और दूसरे साइड को टेल कहते हैं, एज यू ऑल नो। सो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो मेरा क्या आउटकम आ सकता है? कितने सारे सेवरल पॉसिबल आउटकम पॉसिबल हैं, ये हमें समझना है। सो इसमें एक कॉइन को अगर मैं टॉस करूं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि अभी अगर मैं टॉस करूं तो हेड ही आएगा या टेल आएगा? नहीं कह सकते ना। सो हम लोग बोल सकते हैं देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस आउटकम, ये जो आउटकम है इसका पॉसिबिलिटी है। सो these आर योर आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप मैंने समझा पाया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये तो है, एक कॉइन को मैंने टॉस किया। अगर इसी एक्सपेरिमेंट में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग टू कॉइन्स, ओके, टॉसिंग टू फेयर कॉइन। दो कॉइन को अब अगर हम लोग साइमल्टेनियसली टॉस करें तो बताओ क्या क्या हो सकता है, तो इसका आउटकम क्या होगा? हो सकता है पहला कॉइन में हेड आए और दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आए दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है पहले कॉइन में टेल आए और दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कॉइन में टेल आ जाए। क्या इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? इफ नो, देन दिस इज माई रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया टॉसिंग टू फेयर कॉइन, ये हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। और ये हो गया आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप समझ में आया आपको कि आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसके बाद जो सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, सेकेंड टर्म जो है उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस जो है ये एक सेट है, ये एक सेट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेट क्या कंटेन करता है? ये सेट कंटेन करता है आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो अभी ये जो ऊपर वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका सैंपल स्पेस को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इन अ फॉर्म ऑफ योर सेट थ्योरी। सेट आप लोग पढ़ चुके हो। सो मैं इसका आउटकम्स को ऐसे लिख दिया, ये हो गया मेरा। एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ सपोज करो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है दैट रोलिंग अ डाइस, ओके। सो अगर मैं डाइस को रोल करूं तो क्या होगा, और थ्रोइंग अ डाइस, सो थ्रोइंग अ डाइस और डाई, ठीक है, वो लूडो छक्का वाला होता है ना, लूडो खेलते हैं हम लोग, तो उसका डाई जो होता है उसको अगर मैं थ्रो करूं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इजंट इट? यही तो कुछ आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है या नहीं इंडिविजुअली सबको? अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को रिवाइंड करो और इसको कंप्लीट करो, क्योंकि सबसे पहला जो टास्क होता है किसी भी स्टूडेंट्स को, सैम्पल स्पेस बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे और उसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे, ओके। ओके देन, सो यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिए हैं और इन रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम जो है उनको आउटपुट निकाल के हमें सैम्पल स्पेस बनाना है। सो देखो पहला क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली।
अभी इससे पहले हमने देख लिया है, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये आउटकम हेड या टेल होता है। अगर दो कॉइन को हम लोग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ टॉस करते हैं तो हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में भी हेड। सिमिलरली ये 4 आउटकम आए थे। अब अगर क्वेश्चन है कि 3 अगर हमारे पास कॉइन हो और एक ही साथ हम लोग टॉस करते हो तो क्या क्या आउटकम हो सकता है, तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हो कि या तो तीनों में हेड आ जाएगा, फिर आप पहले वाले को फिक्स करो, दूसरे वाले को भी फिक्स रखो, तीसरे वाले को चेंज करो, तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल। ठीक है। अब क्या हो सकता है, लास्ट वाला चेंज हो गया, अब हमें क्या करना है, बीच वाला को चेंज करना है, फर्स्ट और लास्ट को फिक्स रखना है। ठीक है ना, ये ट्रिक्स इस तरीके से हमेशा याद रखना। सो अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि हेड टेल हेड, तो देखो इसके साथ ये मैच किया। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है टेल हेड एंड हेड। इसके अलावा क्या हो सकता है, पहला में हेड आया, दूसरे दोनों में टेल आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है पहले दोनों में टेल आया, थर्ड वाले में हेड आ गया। या फिर ऐसा हो सकता था कि टेल हेड टेल आया, या फिर तीनों में टेल आ गया। सो देखो कितने सारे आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगर आप इतनी देर में अगर एक ऑप्शन समझ में आया होगा आपको, तो आप इसको समझ पाओगे कि अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो ही पॉसिबल आउटकम हैं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मैपिंग कर सकता हूँ 2 to the power n के फॉर्मेट में। ध्यान से सोचो, देखो वही तो हो रहा है, क्योंकि 2 to the power n अगर मैं कह रहा हूं, तो अगर पहले बार एक बार आप n का वैल्यू 1 बैठाओ, अगर एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो देखो इसका 2 आउटकम है। उसी तरह देखो अगर दो कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो ये 2 to the power 2 बिठाओगे तो 4, इसके आउटकम्स 4 हो रहे हैं। और उसी तरह हेड या टेल दो हो सकता था, और मैंने 3 कॉइन को टॉस किया तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम 8 आएंगे। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले 4 कॉइन का, तो आप सिंपली बता सकते हो 4 कॉइन के लिए कितने पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे, 16 आउटकम्स हो जाएंगे। ये रीजनिंग ऑफ मैथमेटिक्स भी आप सीख रहे हो साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही छोटी छोटी रीजनिंग जो है वो आपको काम आएंगे। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया है तो हम लोग सोचते हैं दूसरा क्वेश्चन, टॉसिंग अ डाई एंड अ कॉइन। तो एक डाई ऐसा होता है, ठीक है, एक साथ बहुत सारे डाई को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो डाइस कहते हैं। ठीक है, तो इसके इधर एक नंबर होता है, जैसे 1 होता है, इधर 2 होता है, ऐसे 3 लिखा रहता है एंड सो ऑन, ये आपको पता है। तो एक डाई भी हम लोग थ्रो कर रहे हैं और साथ में कॉइन भी हम लोग, सिक्का भी उछाल रहे हैं, तो इसके क्या आउटकम हो सकते हैं, देखो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो सकता है बताओ, ये डिपेंड करता है कि पहले हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है पहले हम लोग डाई को थ्रो कर रहे हैं, फिर हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने जब डाई थ्रो किया तो डाई में 1 आया, अब 1 आने के बाद मैंने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद या तो मेरा हेड आ सकता था या फिर मेरा टेल आ सकता था। हो गया। सिमिलरली सिमिलरली फिर मैंने डाई थ्रो किया, अब सपोज करो डाई में 2 आया, 2 आने के बाद मैंने सिक्का उछाला, उसमें या तो हेड आ सकता था या फिर टेल आ सकता था। समझ में आ रहा है आपको हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। सिमिलरली आप क्या बोलोगे, डाई को मैंने थ्रो किया, 3 आया, फिर या तो हेड आ सकता था या फिर टेल आ सकता था। उसी तरह 4 आएगा, फिर हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। 5 आएगा, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। एंड देन 6 आएगा, हेड या फिर टेल। So this is the possible outcome and hence this is my sample space. I hope समझ में आया होगा। Okay, this is very 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 interesting. Two well balanced dice are rolled. अब सपोज करो कि दो डाई है जिसको मुझे रोल करना है। देखो यहाँ पे भी आप अपना वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, जो अभी मैंने कॉइन के केस में आपको बताया कि ये कॉइन का 2 आउटकम होता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और आप जितने सारे कॉइन करोगे उसका 2 to the power n कर दो। तो जब हम लोग डाई को रोल करते हैं तो एक डाई का आउटकम कितना है, डाई का आउटकम है 6। ओके, डाई का आउटकम है
6। तो एक डाई को आपने किया तो 6 आउटकम है। अगर 2 डाई को एक साथ रोल करोगे तो कितने सारे आउटकम होंगे? 6⁻², दैट इज 36। ओके, सो आपको आउटकम का नंबर एटलीस्ट पता होना चाहिए। सो नंबर ऑफ आउटकम जो होगा वो होगा 36। और अब ये हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। आप सिंपली सोचो, बना सकते हो आप भी, कोई बात नहीं है। मान लो पहले डाइस में 1 आया, और 1 के बाद दूसरे डाइस में क्या आ सकता है? आपने पहला डाई थ्रो किया, पहले डाई में आपका 1 आ गया। उसके बाद आपने दूसरा डाई थ्रो किया, दूसरे डाई में 1 आ सकता है, या फिर दूसरे डाई में 2 आ सकता है, या फिर दूसरे डाई में 3 आ सकता है। सिमिलरली सारे आउटकम को लिख देना है कि नहीं? पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 6 में से कोई एक आ सकता है। सिमिलरली अगर पहले में 2 आया, फिर दूसरे वाले में कुछ भी आ सकता है। सो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। सो सिमिलरली आप बाकी सारा लिख सकते हो। ओके, सो 3 लिख के देन 3 1 3 2 3 3 3 देन लास्ट में 3 6 आएगा। उसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 अप टू 4 6, देन योर 5 1 अप टू 5 6, एंड देन 6 1 अप टू 6 6। सो ये मैंने लिखा नहीं फॉर द टू सेव योर टाइम, वरना बेकार का आपका समय नष्ट होगा। आप काउंट करके देख सकते हो, यहाँ 36 आउटकम है। यहाँ पे 6 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 6, सो 36 आउटकम्स। अगर आपको नंबर ऑफ आउटकम पता हो ना तो आसान हो जाता है। ओके, लास्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अ बैग कॉन्टेन 4 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल्स। तो एक बैग के अंदर, सपोज करो इस बैग के अंदर 4 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। ठीक है, ब्लू बॉल को मैं थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ। चलो, अब एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि इसमें से एक बॉल को निकालना है, फिर उसे वापस रख लेना है और दूसरा बॉल को निकालना है, बस ये एक्सपेरिमेंट है। तो क्या पॉसिबिलिटी है इसका? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, सोचो। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो मैंने पहला बॉल निकाला वो रेड हो सकता है। देखो, पहला बॉल मैंने जो निकाला वो रेड हो सकता है, फिर मैंने उसको रख दिया, फिर से मैंने जब बॉल उठाया दूसरा बॉल, तो वो भी रेड हो सकता है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी सोचो कि मैंने पहला बॉल जो उठाया वो रेड है, उसको रख के फिर मैंने दूसरा बॉल जो उठाया वो ब्लू निकला, है ना। फिर क्या हो सकता है? मैंने पहला बॉल जो उठाया वो ब्लू था और दूसरा बॉल जो उठाया मैंने वो रेड था। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार मैंने ब्लू उठाया और फिर रख के मैंने जो उठाया वो भी ब्लू था। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, है ना। एग्जाम में क्या करेगा आपको, अगर ये आपको समझ में आया तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक समझो। एग्जाम में आपको ये पोर्शन जो है वो चेंज कर सकता है, देन पुटिंग इट इनटू द बैग। एग्जाम में आपको बोल सकता है कि विदाउट पुटिंग इट इनटू द बैग, तो क्या होगा? तो आप सोचो, ये आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया कि उसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करना। सोचो कि अगर मैं इसमें से एक बॉल निकालूं और उसको रिप्लेस ना करूं, मतलब वापस ना रखूं और फिर दूसरा बॉल निकालूं, तो क्या होगा? ओके, आई होप दिस sample space random experiment, these two terms are now more than clear to you। मैंने बहुत टाइम लेके बताया, ठीक है। एक लास्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, और ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो टर्म है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड इवेंट। इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट का मतलब होता है, मैथमेटिकली अगर बोला जाए तो ये क्या है? ये नथिंग बट सबसेट है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये एक्चुअली सबसेट है सैंपल स्पेस का, जो कि डिफाइंड होगा, ठीक है, जो कि
डिफाइंड होगा इन क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल समझते हैं, और इवेंट को याद रखना, ई से डिनोट करते हैं। सपोज करो थ्रोइंग अ डाई, इसका सैंपल स्पेस क्या आता था आपको सबको पता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मान लो इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक इवेंट दे दिया गया है, दैट द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। ठीक है, द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर बाय थ्रोइंग अ डाई। सो डाई को थ्रो करने से ऑड नंबर हमारा आएगा, उसका सैंपल स्पेस में से आपको क्या करना है, ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 3 5। सो दिस इज माई ऑड नंबर, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है प्राइम नंबर, इवन नंबर इन दिस। सो इस सैंपल स्पेस से बहुत सारा इवेंट बन सकता है, बहुत सारा, E1 E2 E3, दे ऑल आर इवेंट। जैसे मैंने ये बनाया, ये सपोज करो E1 है प्राइम ऑड नंबर, E2 है प्राइम नंबर। सो इसमें कौन सा प्राइम नंबर है आप बताओ। सो आप जानते हैं 2 3 एंड 5 आर कॉल्ड द प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें से मान लो ये E2 था, सॉरी मैंने E1 यहाँ किया, इसको E3 कर दो। E3 है हमारा, सपोज करो इवन नंबर, तो मैं इवन नंबर बोल सकता हूँ कि 2 4 6 है, एंड सो ऑन। सो ऐसे सारे या फिर हमारा E5 मान लो, या E4 मैं यहाँ से बना सकता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 3। तो E4 का क्या होगा हमारा, मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे कौन कौन से हैं, 3 है और 6 है। सो ये मेरा आउटकम हो जाएगा। सो आई होप समझ में आया कि इवेंट का मतलब क्या है, कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसका एक सबसेट को हम लोग कहते हैं इवेंट, और ये इवेंट डिफाइंड होता है क्वेश्चन में इटसेल्फ। ठीक है, अगर सपोज करो कोई ऐसा इवेंट आपसे बोल दिया गया है जो सैंपल स्पेस में है ही नहीं, ना हो सकता है, तो ऐसे इवेंट को क्या कहा जाएगा, ऐसे इवेंट को कहा जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है दैट नॉट प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस, और इसको हम लोग एक्चुअली नल से डिनोट करते हैं, दैट इज योर फाई। आपको सेट अगर थ्योरी पता है तो आपको पता है नल का मतलब फाई से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कि थ्रोइंग अ डाई हम लोग एक्सपेरिमेंट ले रहे थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर यहाँ पे एक इवेंट है, सपोज करो E5, और ये बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 7। सो मल्टीपल ऑफ 7 है कहाँ, यहाँ पे इवेंट में। सो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो इसको मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल इवेंट और नल सेट। ओके, उसी तरह इवेंट में और एक नाम आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट, मतलब ये तो है ही है, विच इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, अगर मान लो पूरा सैंपल स्पेस ही तुम्हारा इवेंट बना दिया गया, सो दैट इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, इफ सैंपल स्पेस, ठीक है, इफ सैंपल स्पेस, not all sample space, sorry, if part of sample space, if part of sample space or full sample space, if part of sample space or full sample space is present in event, then that event is called sure event। तो श्योर इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, श्योर इवेंट अगर हम लोग इसको स्मॉल एस से डिनोट करें, ठीक है, तो स्मॉल इवेंट इज एक्चुअली व्हाट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके,
तो अभी तक जितने सारे मैंने ऊपर ये जो लिखे थे ना, ये सारे श्योर इवेंट है। E1, देखो ये सैम्पल स्पेस का सबसेट है। E2, E3, E4, एवरीथिंग इज योर श्योर इवेंट, दे आर श्योर इवेंट। और लास्ट में मैंने इम्पॉसिबल इवेंट लिखा E5, सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक और टर्म यहाँ पे हमारा आता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट मतलब ओनली वन आउटकम, ओनली वन आउटकम, बस ऐसे याद रखना। अगर किसी सैंपल स्पेस का एक, सिर्फ एक एलिमेंट हो उस इवेंट में, तो उस इवेंट को कहा जाता है सिंपल इवेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? एन इवेंट कॉन्टेन ओनली वन सिंगल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंगल इवेंट। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैं ले सकता हूं, E6 ले लो, ये है मल्टीपल ऑफ 6। सो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? सैंपल स्पेस में हमारा मल्टीपल ऑफ 6 तो सिर्फ 6 ही था ना, तो 6 हो गया। देखो एक ही नंबर है, सो ये सिंपल इवेंट है। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और डिविजिबल बाई 4, सो डिविजिबल बाई 4 तो सिर्फ 4 ही होगा वहाँ पे। सो ऐसे इवेंट जहाँ सिर्फ एक एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड योर सिंपल इवेंट। और सिंपल का उल्टा क्या हो जाता है? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है ना। सो कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट मतलब मोर देन वन एलिमेंट, आउटकम और एलिमेंट। सो सैंपल स्पेस का अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट आउटकम में है तो ऐसे इवेंट को कंपाउंड इवेंट कहा जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था E1, E2, E3 ये सारे कंपाउंड इवेंट थे, है ना। जैसे कि 1, 3 एंड 5 था इसके अंदर। सो ये एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो ये कंपाउंड इवेंट। ओके, एंड इवेंट के बारे में जब मैं बता रहा हूँ तो अम, और दो टर्म है, मैं इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पे आएंगे। और मैं यहीं तक रहने दे रहा हूँ, आपके लिए मैं कुछ डेफिनेशन छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको एक बार रीड करो, देन हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे, विच इज़ योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड इसका दोनों में डिफरेंस बहुत समझना अब जरूरी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक टर्म होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एंड देन इन दोनों से रिलेटेड एक और इवेंट है विच इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। देन यहाँ से छोटे छोटे कुछ और इवेंट आ जाता है विच इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, जो हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम्स करने में जो हेल्पफुल हो या इम्पॉर्टेंट है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ बुक में आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग सम्स करते वक्त ये सारे काम में आएंगे, तो ऐसे मत सोचिए कि मैं बिना मतलब का डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। ये आपको रीड करना है, अच्छे तरीके से लर्न करना है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि जब हम लोग इसका प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम में ये सारे टर्म मिलेंगे आपको, तब आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहीं तक मैं रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग इन सारे ये जो मैंने चार लिखे इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में आएंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में आएंगे। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी सजेशन, प्लीज़ टेक्स्ट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।